Hello, dear bankers. I Purva welcome you all to this EduTapps platform. So, if you are preparing for JIB November 2026, this series JIB Target 50 is for you. ये एक ऐसी सीरीज है जहां पर कंटेंट को इस तरीके से कवर किया जा रहा है कि अगर आप कंटेंट को इस सीरीज के हिसाब से कवर अप करते हैं, रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो आप जेआईबी में 50 मार्क्स आसानी से स्कोर कर पाएंगे। आज हम लेक्चर नंबर 15 पर हैं फॉर द सब्जेक्ट एएफएम, जहां पर हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे अबाउट द कैपिटल एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं अब इसको आप फ्रॉम मॉड्यूल ए, क्योंकि प्रीवियसली देखा गया कि एक आधा क्वेश्चन इस चैप्टर से आता था, कभी आ गया कभी नहीं आया, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट जो हमारा मई वाला अटेम्प्ट था वहां पर हमने देखा कि यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन पर शिफ्ट पूछे गए। सो कहीं ना कहीं इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ती हुई नजर आ रही है। सो आप इसको अच्छे से फोकस कीजिए, और साथ ही साथ कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो इसको मिस तो हम बिल्कुल भी कर नहीं जाएंगे, राइट। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट एडुटैप हैज लॉन्च दिस ई बुक, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे फ्रॉम मई 2023 से लेकर अब तक के, ठीक है ना। सॉल्व बेसिस पर मिलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है, और अपनी डिटेल्स फिल आउट करने के बाद आप इस डॉक्यूमेंट को आसानी से अपने डिवाइस में अवेल कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से आपको एक एनालिसिस मिल जाएगा कि किस तरीके का एग्जाम पैटर्न है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं। सो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम लोग बात करेंगे अबाउट द एक्सपेंडिचर्स फर्स्ट। एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर का मतलब है कोई भी ऐसा अमाउंट जो आप दे रहे हो या फिर देने वाले हो इन कैश या फिर उधार पर गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए, जो भी आप खर्चा कर रहे हो, दैट इज एन एक्सपेंस, है ना। ये कब रिकॉर्ड किया जाएगा? इसको रिकॉर्ड किया जाएगा जब भी आपकी पेमेंट कर दी गई है ना, किसी चीज को लेकर, या फिर आपने कोई सर्विस अवेल कर लिया और उसके अगेंस्ट आपकी लायबिलिटी इनकर हो गई है, अभी आपको उसका बेनिफिट मिला है या मिलने वाला है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, है ना। लेकिन आपने या तो पेमेंट कर दिया या उसको लेकर आपकी लायबिलिटी अराइज हो चुकी है। तो एक्सपेंडिचर्स दो टाइप के हैं, वन इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड द अदर वन आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे आपने मशीनरी खरीदी 5 लाख रुपए की, तो ये आपके लिए क्या है, दिस इज एन एक्सपेंडिचर फॉर यू। डिस्कस करते हैं रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स अलग अलग से कि क्या है। तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स, सॉरी, कैपिटल में क्लासिफाई किस तरीके से करेंगे हम। सबसे पहला हमारा क्लासिफिकेशन का बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर। नेचर का मतलब है कि एक्सपेंडिचर जो हम लोग कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आप वो एक्सपेंडिचर कितनी बारी कर रहे हो, है ना। अगर आप एक एक्सपेंडिचर रेकरिंग बेसिस पर, यानी आप कह सकते हो रेगुलर बेसिस पर कर रहे हो, तो वो एक्सपेंडिचर आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा, ठीक है। रेगुलर बेसिस से मेरा मतलब क्या है, जैसे मान लो आप सैलरी दे रहे हो, हर महीने आप सैलरी दे रहे हो, है ना। आप रेंट दे रहे हो, हर महीने आप रेंट पे कर रहे हो, तो दैट इज अ रेकरिंग एक्सपेंडिचर, दैट इज अ रेगुलर एक्सपेंडिचर विच यू आर डूइंग, है ना। तो वो मेरे लिए क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। अगर कोई ऐसा खर्चा है जो रेकरिंग नहीं है, जैसे आपने मान लो इंश्योरेंस लिया, आपने मान लो एसेट खरीदी, हर रोज आप एसेट नहीं खरीदते हो, है ना। रूटीन नहीं है कि हर एक साइकिल के बाद, मान लो आप हर 3 दिन के बाद, हर हफ्ते के बाद, हर महीने के बाद आप एक एसेट खरीद रहे हो, ऐसा नहीं है। सो इट इज ऑफ नॉन रेगुलर नेचर। अगर आपका एक्सपेंडिचर नॉन रेगुलर नेचर का है, तो आपका एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, आपका एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर। फर्दर है रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी। मतलब आप जो खर्चा कर रहे हो, आप जो एक्सपेंडिचर कर रहे हो, अगर उस एक्सपेंडिचर से रेवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं, तो रेवेन्यूज कब तक जनरेट हो रहे हैं हमें वो देखना है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवेन्यू जनरेशन कह सकते हो आप इसको। तो अगर आपके रेवेन्यूज सिर्फ करंट ईयर में जनरेट हो रहे हैं, आपने कोई खर्चा किया, उससे आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बट सिर्फ करंट ईयर में जनरेट हो रहा है, तो वो मेरे लिए क्या होगा, वो मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। अगर उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उससे जो इनकम जनरेट हो रही है, रेवेन्यू और रेवेन्यू वर्ड को कंफ्यूज नहीं करेंगे, अगर उससे जो इनकम जनरेट हो रही है, वो इनकम आपकी मोर देन 1 ईयर जनरेट हो रही है, 1 साल से ज्यादा आपको उससे वो इनकम मिल रही है, तो वो आपके लिए क्या होगा, वो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अगर आप इस स्लाइड को अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपका, मैं कहती हूँ 50% टॉपिक जो है वो यहीं पर क्लियर हो जाएगा। देन बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपेंडिचर। बेनिफिट मतलब जो भी फायदा मिल रहा है। मैंने
एसेट थी, रिपेयर करवाई, मेरी मशीनरी थी, मैंने रिपेयर करवाई, थोड़े टाइम के लिए जब मैंने उसको रिपेयर करवाया तो मशीनरी अच्छे से चलने लग गई, बेनिफिट मिला। लेकिन बेनिफिट का टाइम पीरियड क्या है? बेनिफिट का टाइम पीरियड तो है जी शॉर्ट ड्यूरेशन, थोड़े टाइम का फायदा मिल रहा है। अगर थोड़े टाइम का फायदा मिल रहा है तो वो मेरे लिए क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन अगर मुझे जो बेनिफिट मिल रहा है वो लंबी ड्यूरेशन का है, या फिर वो बेनिफिट जो है वो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, जैसे एक तो मैंने आपको बताया, मैंने रिपेयर करवाया तो छोटे टाइम का बेनिफिट मिला, रेवेन्यू मिल गया। एक मैंने पार्ट रिप्लेस करवाया जिसकी वजह से मशीनरी पहले 10,000 यूनिट्स बना रही थी, अब वो पार्ट रिप्लेस कराने के बाद वो 11,000 यूनिट्स बनाने लग गई। तो यानी कि मेरे जो मशीनरी है उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी। तो वो मेरे लिए क्या होगा? वो मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या हुए? एक्सपेंडिचर्स जो आप कर रहे हो टू एक्वायर, टू कंस्ट्रक्ट, टू इम्प्रूव अ फिक्स्ड एसेट, जैसे मैंने अभी आपको बताया आपने पार्ट रिपेयर रिप्लेस करवा लिया, और टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी, जहां पर आपका बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा का होगा, वो आपके लिए क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अभी जो हमने 3 क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ा उसको सबको हमने एक ही डेफिनेशन के अंदर जो है समराइज यहाँ पर कर दिया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे? सबसे पहला कि आपकी एसेट की या तो क्रिएशन हो रही है, या तो आप नई एसेट ले रहे हो, या फिर आप एग्जिस्टिंग एसेट को एनहांस कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो। लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा तो कैपिटल है। एक्सपेंडिचर जो है अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है फर्म की, और ये एक्सपेंडिचर्स कहाँ दिखाए जाते हैं? एक्सपेंडिचर्स आपकी बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं। याद रखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहाँ पर शो किए जाएंगे? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आपके बैलेंस शीट में शो किए जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में क्या क्या इंक्लूड होगा? अब जैसे मान लो मैंने कोई एसेट खरीदी है ना, मैंने बात की कि मैंने एक मशीनरी परचेज करी। अब मेरे को ये तो समझ में आ गया मैम कि अगर मैंने मशीनरी परचेज की है तो वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना? अगर मैंने मशीनरी परचेज किया है तो वो मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन जब मैंने मशीनरी को परचेज किया, जैसे मान लो ये मशीनरी 10 लाख रुपए की थी, तो क्या उसको जब मैं रिकॉर्ड करूंगी तो सिर्फ 10 लाख को रिकॉर्ड करूंगी या कुछ और भी मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा? तो हम लोग जब किसी एसेट को प्रोक्योर करते हैं, किसी एसेट को परचेज करते हैं, तो उस एसेट को परचेज करने से लेकर इंस्टॉल करने तक का जो खर्चा आता है, ये सारा खर्चा उस एसेट की कॉस्ट में हम लोग इंक्लूड करते हैं। जनरल रूल है एक अकाउंटिंग का, ठीक है ना? जिसमें मैंने यहाँ पर क्या ली? ये मैंने ले ली परचेज कॉस्ट। मान लो यहाँ पर कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस थे, वो भी ऐड हो जाएंगे। मान लो यहाँ पर कोई आप ये कह सकते हो कैरियज वगैरह आपने दिया, ठीक है ना, एसेट को अपनी प्लेस पर लाने के लिए, तो वो भी आप यहाँ पर इंक्लूड करोगे, है ना? आप यहाँ पर इंस्टॉल की जगह अगर एक स्पेसिफिक वर्ड और लिख लो, इसको रेडी टू यूज कर दो, तो और क्लैरिटी हो जाएगी, है ना? एसेट को परचेज कर लिया बट उसको रेडी टू यूज बनाने तक का जो खर्चा होगा वो आपका सारा का सारा एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा, और ये सारा का सारा खर्चा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा। ठीक है ना? तो यानी परचेज प्राइस, कोई टैक्सेस, कोई ड्यूटीज वगैरह अगर आपने पे किया, मान लो आपने कोई इंपोर्ट कराया तो कस्टम ड्यूटी वगैरह आपने पे की, वो सब। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो आपकी, मैंने जिसको कैरियज नाम बोला आपको, इंस्टॉलेशन का खर्चा, तो सभी टैंजिबल सभी इंटैंजिबल एसेट्स के ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर इस तरीके से लगेगा। ठीक है? अगर आप कोई रेगुलर रिप्लेसमेंट करवा रहे हो, कोई इंस्पेक्शन वगैरह की कॉस्ट करवा रहे हो, वो भी आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही हिस्सा बनेगी। इसके बाद कोई ऐसी चीजें जो लग रही हैं कैपिटल बट एक्चुअल में कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, जो कि आपकी आ गई सबसे पहले डे टू डे सर्विसिंग ऑफ एसेट। रेगुलर बेसिस पर अगर आप एसेट्स को सर्विस करवा रहे हो तो रेगुलर बेसिस पर एसेट्स को सर्विस करवाने का खर्चा कैपिटल नहीं होता है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना? फिर आपने नई फैसिलिटी, नया प्रोडक्ट, नई सर्विस जो है जब लॉन्च करी, उसको ओपन करने का जो खर्चा आया, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। आपने अपने ओरिजिनल बिजनेस को रीलोकेट या फिर रीऑर्गेनाइज कराया, वो भी आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। आपने कोई सेलिंग, एडमिन, जनरल या ट्रेनिंग कॉस्ट वगैरह बेयर की, वो भी आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है। देन कम्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू मतलब डे टू डे, रूटीन, रेगुलर, रेकरिंग, ऐसे ऐसे वर्ड ही थे, बेनिफिट, शॉर्ट ड्यूरेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर
डे टू डे ऑपरेशंस। बेनिफिट जिसका आपको सेम अकाउंटिंग पीरियड में ही यूज हो जाएगा वो आपके लिए क्या है, रेवेन्यू है। जैसे रेंट, यूटिलिटी, शिपिंग, इन्वेंट्री, ये सब आपके लिए क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब इसकी वजह से एक तो कोई एसेट की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही, सिर्फ रिपेयर हो रही है मान लो अगर, तो एसेट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बेनिफिट शॉर्ट टर्म का है यानी सिर्फ करंट पीरियड का बेनिफिट है। ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये आपके रेगुलर नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन में होते रहते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ पर लिखा जाएगा, इट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर चार्ज्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक बार समराइज फॉर्म में कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिफरेंस की फॉर्म में देख लेते हैं। अमाउंट ज़्यादा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऑलरेडी, और ऑब्वियसली जो ह्यूज एक्सपेंडिचर्स हैं वो इनकर किए जाते हैं अंडर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंपैरेटिवली स्मॉल अमाउंट के होते हैं। यहाँ पर पर्पस क्या है कि आप इम्प्रूव करोगे या एनहांस करोगे अर्निंग कैपेसिटी को। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपका पर्पस क्या है कि आप फिक्स्ड एसेट्स को मेंटेन कर कर चलोगे। रिपेयर वगैरह जब कराई, सर्विस करवाई, वो रिपेयर मेंटेनेंस के लिए तो है। लॉन्ग ड्यूरेशन का बेनिफिट मिलेगा कैपिटल में, शॉर्ट ड्यूरेशन का बेनिफिट मिलेगा रेवेन्यू में। ये नॉन रेकरिंग है, ये रेकरिंग है। इसे बैलेंस शीट में शो किया जाएगा, और इसे कहाँ शो किया जाएगा, इसे शो किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। एक और एक्सपेंडिचर का टाइप, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाम से क्या लग रहा है, ये तो रेवेन्यू है, लेकिन वर्ड लग गया साथ में एक डेफर्ड। सिचुएशन देखते हैं पहले, इजीली समझ में आएगा क्या बात कहना चाह रही हूं मैं। मान लीजिए एक बिजनेस है, उसने एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर किया, ठीक है ना। रिलायंस ने अपनी एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया। रिलायंस ने देखा कि जो मैं एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर रहा हूँ, मान लो रिलायंस ने 8 करोड़ रुपीस जो है वो अपनी एडवर्टीजमेंट पर स्पेंड कर दिए। रिलायंस ने असेस किया कि 8 करोड़ तो बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है। हम कह रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो हैं जो छोटे होते हैं। अब अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, तो 8 करोड़ तो रिलायंस के लिए भी बहुत बड़ा अमाउंट है ना। तो वो उसके लिए स्मॉल एक्सपेंडिचर तो नहीं है, तो वो कह रहा है कि मैं इसको रेवेन्यू में तो क्लासिफाई नहीं कर सकता हूँ। वैसे तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा रेगुलर है, हर बार आपको थोड़े थोड़े टाइम बाद एडवर्टीजमेंट करवानी पड़ती है। बट रिलायंस ने असेस किया कि ये जो एडवर्टीजमेंट मैंने 8 करोड़ रुपीस की करी है, ये मैंने हैवी एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर करा है, जिसका बेनिफिट मुझे आने वाले 4 सालों तक मिलने वाला है। ठीक है, अब ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर हो गया, एक तो इसका अमाउंट ज्यादा, एक इसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा हो गया, तो ये रेवेन्यू तो नहीं है। बट एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, कोई एसेट तो क्रिएट हो नहीं रही है। अगर कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रही है, इसका मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं है। अब ना तो ये प्रॉपरली रेवेन्यू बन पा रहा है, ना ये प्रॉपरली कैपिटल बन पा रहा है, तो क्या करें, तो इसको नई कैटेगरी में डाल दो जिसका नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये ऐसे खर्चे हैं जो कि आपके बेनिफिट देंगे 1 साल से ज़्यादा पीरियड का, बट इनकी कैटेगरी, ओरिजिनल कैटेगरी जो है वो इनकी क्या है, रेवेन्यू है। मतलब ये ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं जिनका बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा में मिलता है, तो इसे क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। आपको याद होगा जब हमने गोइंग कंसर्न किया था, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट का टॉपिक किया था, वहां पर भी हमने सेम बात की थी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की। अब यहाँ पर क्या है, एक चीज और ध्यान देने वाली है। अब 8 करोड़ रुपीस का जो एक्सपेंडिचर है, अगर मैं इसको अगर ना तो ये रेवेन्यू है ना तो कैपिटल है, रेवेन्यू चले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, कैपिटल चले जाते हैं बैलेंस शीट में। अब मैं इसको कहाँ लिखूं, है ना। मैं अगर ये सारा एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में लिखती हूँ तो वो भी सेंस नहीं बना रहा है, क्योंकि एसेट क्रिएट नहीं हो रही है। अगर मैं सारा एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस में लिखती हूँ तो वो भी सेंस नहीं बना रहा है, क्योंकि एकदम से मेरे प्रॉफिट्स 8 करोड़ रुपीस से कम हो जाएंगे, तो ये तो दोनों ही गड़बड़ हो गई। तो क्या किया जाता है, ये 8 करोड़ रुपीस 4 ईयर्स में हमें बेनिफिट दे रहे हैं, यानी हर ईयर मुझे कितना बेनिफिट इसका मिल रहा है, दैट इज ऑफ 2 करोड़, है ना। तो मैं हर ईयर जो है वो 2 करोड़ रुपीस जो है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखती जाऊंगी, यानी कि 2 करोड़ जो है वो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे, और बाकी का बचा हुआ बैलेंस बैलेंस शीट में चला जाएगा, क्योंकि उससे बेनिफिट अभी येट टू बी रिसीव्ड है।
क्लियर। तो कुछ इस तरीके से अकाउंटिंग होती है अंडर द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। किस तरीके से काम करता है कि एक्सपेंस आपने करंट ईयर में किया लेकिन बेनिफिट आपको मल्टीपल ईयर्स में मिलने वाला है, तो एक्सपेंस को आप हर साल राइट ऑफ करते हो। जो मैंने आपको बताया 2-2 करोड़ रुपए लिखना है, इसको राइट ऑफ करते हैं। और जो राइट ऑफ कर रहे हो वो आप कहाँ डाल देते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि फर्स्ट ईयर में 2 करोड़ चला जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में, और बैलेंस शीट में आपका बचा हुआ बैलेंस यानी कि 6 करोड़ चला जाएगा। सेकेंड ईयर में फिर से 2 करोड़ चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट में 4 बच जाएगा। थर्ड ईयर में 2 करोड़ चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, 2 करोड़ बैलेंस बच जाएगा। और फोर्थ ईयर में आपका यहाँ पर कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। तो आपने 4 ईयर्स में अपने एक्सपेंडिचर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फीचर्स क्या है ना, इसका नेचर रेवेन्यू है, कैपिटल नहीं है, लेकिन बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा मिल रहा है। डेफर्ड पोर्शन इज शोन एज एन एसेट टेम्परेरीली, ये जो मैंने आपको बताया ये डेफर्ड पोर्शन ही तो है, इसे एज एन एसेट दिखाते रहेंगे और राइट ऑफ करते रहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, जो मैंने आपको अभी बताया 2 करोड़ रुपीस वाली बात। एक्सेप्शनल केस है, नॉन रेकरिंग नेचर का है, तो ये अलग कैटेगरी इसीलिए इसकी बना दी गई, जिसको हमने बोला डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक और छोटा सा टॉपिक है हमारा यहाँ पर रिसीट्स से रिलेटेड, जिसमें हम लोग बात करेंगे कैपिटल रिसीट्स की। कैपिटल रिसीट्स क्या है? कैपिटल रिसीट्स ऐसे रिसीट्स हैं जो कि हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिसीट्स आ रही हैं, या फिर हम फिक्स्ड एसेट्स वगैरह सेल कर रहे हैं, उससे जो हमें जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स थे उसी तरीके से एसेट को बेचने पर जो पैसा मिल रहा है वो कैपिटल रिसीट हो जाएगा। इसका नेचर भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह नॉन रेकरिंग है, ये रेगुलर इनकम का पार्ट नहीं है। अब इसकी वजह से आपकी बैलेंस शीट की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट या लॉस है ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आप उसको प्रॉफिट लॉस को कहाँ डालोगे? इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप मेंशन कर कर चलोगे। इसकी वजह से बैलेंस शीट पे अफेक्ट आएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में एक पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी अगर आपने उसको बेच दिया है तो। एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे? अगर आपने शेयर्स इशू करे, कैपिटल रिसीट है। आपने डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स इशू करी, कैपिटल रिसीट है। कैपिटल इन्वेस्ट करी अगर ओनर ने बिजनेस में, वो भी कैपिटल रिसीट है। आपने कोई मशीनरी या फिर कोई भी एसेट अगर सेल किया है तो वो भी आपके लिए क्या है? दैट इज ऑल्सो अ कैपिटल रिसीट फॉर यू। देन कम्स द रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स थे सेम तरीके से चलेंगे। नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन का काम है, रेवेन्यू नेचर में है, रेकरिंग है, रेगुलर इनकम का पार्ट है, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे और अफेक्ट भी किसको करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को करेंगे। तो अगर आप इनको रिलेट कर पा रहे हैं विद द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, तो आप आसानी से इनसे समझ पाएंगे। रेवेन्यू रिसीट के एग्जांपल्स क्या रहेंगे? गुड्स को बेचना, रेंट रिसीव करना, कमीशन रिसीव करना, इंटरेस्ट रिसीव करना, डिविडेंड रिसीव करना, जो भी आपकी रेगुलर इनकम सोर्सेज हैं वो आपके सभी क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स रहेंगी। सो यू कैन यूज दिस शीट टू रिवाइज द कंसेप्ट जो आज हमने डिस्कस किए हैं रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर्स, रिगार्डिंग द रिसीट्स, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है जी। क्वेश्चन कर लेते हैं कंसेप्ट की प्रैक्टिस के लिए। एक कंपनी ने सॉफ्टवेयर खरीदा फॉर डिजाइनिंग वर्थ ₹5 लाख। तो वो क्या है? उस अगर हमने सॉफ्टवेयर खरीदा है डिजाइनिंग करने के लिए, 5 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर है, तो उसको कहाँ पर मेंशन करोगे? सॉफ्टवेयर परचेज को आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिखोगे, ट्रेडिंग में लिखोगे, एसेट में ऐड करोगे, या कुछ भी नहीं करोगे? तो आप इसको एसेट में ऐड कर कर चलोगे, बिकॉज दिस इज अ केपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर यू। ठीक है जी। देन मैच का एक क्वेश्चन है, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ प्लांट, सैलरी ऑफ अकाउंटेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ इंजन अर्निंग कैपेसिटी एंड रूटीन रिपेयर्स ऑफ द मशीन, और आपको कुछ बता रखा है कि कहाँ कहाँ ये जाएगा। चार्ज टू P&L immediately added to the cost of asset, revenue expenditure and the कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो अगर आपने कोई इंजन रिप्लेस कराया टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी, वो तो सीधा का सीधा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रूटीन रिपेयर ऑफ द मशीन है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अकाउंटेंट की सैलरी P&L में चली जाएगी और इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ प्लांट एसेट में ऐड हो जाएंगे। तो 2143 जो है वो आपका ऑप्शन बन रहा है, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर बन रहा है। आपका इसका आंसर अदर वे से ऑप्शन ए भी बन सकता है। कैसे बनेगा आपका ऑप्शन ए? कि आपका ये जो सैलरी ऑफ अकाउंटेंट है इसको आप रेवेन्यू में क्लासिफाई करो या फिर P&L में चार्ज करो, बात एक ही है। रूटीन रिपेयर्स ऑफ मशीन को आप रेवेन्यू में क्लासिफाई करो या P&L में चार्ज करो, बात एक ही है। तो आपका ऑप्शन यहाँ ऑप्शन ए और सी दोनों ही बनेंगे। ये और ये सेम ही तो बात है।
ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कंसिडर द फॉलोइंग: कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इन द एक्विजिशन ऑफ द एसेट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिड्यूसेस प्रॉफिट इमीडिएटली, कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रेकरिंग है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्रिएट्स अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट। तो दिस इज रॉन्ग। रेस्ट आपकी तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर बनेगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए आप एडुटैप के कोर्सेज में खुद को एनरोल कर सकते हैं। फॉर दैट यू हैव टू विजिट योर ब्राउजर और आपको वहां सर्च करना है edutap.in। कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, जेआईबी कोर्सेज पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने पर सभी जेआईबी के कोर्सेज आपको यहाँ पर विजिबल होंगे। लेट्स टॉक अबाउट द फुल फ्लेजेड कोर्स, मास्टर कोर्स। एक ऐसा कोर्स जहाँ पर आपको डिटेल में सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। कंसेप्ट क्लासेस 15-20 मिनट्स की आपकी कंसेप्ट क्लासेस रहेंगी, जहां पर आपको शॉर्ट टाइम पीरियड में सिलेबस की कवरेज जो है वो हो जाएगी। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी फ्रॉम द लाइव क्रैश कोर्स बैच 1। कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे जो कि आईआईबीएफ की बुक के हिसाब से बनाए गए हैं। सॉल्व बेसिस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको इसी सिंगल कोर्स में मिल जाएंगे, द मास्टर कोर्स। ठीक है जी। अब ये मास्टर कोर्स जो है, यहाँ पर आपको चारों ही सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन हो रही है, जो जैप का कंप्लीट मास्टर कोर्स है। अगर आप किसी एक या दो पेपर के लिए एम कर रहे हैं इस बार, तो आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक मास्टर कोर्स को भी अवेल कर सकते हैं, फॉर द पीपीबी, फॉर आईआईएफएस, फॉर एएफएम एंड फॉर आरबीडब्ल्यूएम सेपरेटली। आप इन कोर्स में इन्वेस्ट करने से पहले, मास्टर कोर्स में इन्वेस्ट करने से पहले, आप एक 2 डे का ट्रायल डेमो कोर्स ले सकते हैं फॉर द मास्टर कोर्स, जहां पर आपको 2 डेज के लिए मास्टर कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कोर्स में किस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। और सिर्फ 1 रुपी की फी पेमेंट पर है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत भी यहाँ पर नहीं आएगी, है ना। एक हैवी अमाउंट स्पेंड करने से पहले आप एक डेमो कोर्स लेकर इसको कवर अप कर सकते हैं। देन लेट्स टॉक अबाउट द लाइव क्रैश कोर्स बैच 2, जिसका स्टार्ट हो चुका है। लाइव क्रैश कोर्स एक ऐसा कोर्स है जहां पर आप अपने टीचर्स के साथ, फैकल्टी के साथ लाइव बेसिस पर इंटरैक्ट करते हुए अपने सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग में सेशंस रहते हैं, तो आपकी बैंकिंग आवर्स भी डिस्टर्ब नहीं होते और आप अपने डाउट्स साथ साथ ले पाते हैं। यहाँ पर भी अगेन आपको आईआईबीएफ वाले कंसेप्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इन केस यू मिस द लाइव क्लास, तो आप उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर इज अ टेस्ट सीरीज, जो अगर आपको लगता है कि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन हो चुकी है और आपको अब क्या करना है कि आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाए। आपको लगता है कि एमसीक्यूज ही ज़रूरी है आपके लिए, तो आप उसके लिए ये टेस्ट सीरीज में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं। जब भी किसी भी कोर्स में खुद को एनरोल करेंगे, तो प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन को लगाना नहीं भूलेंगे, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो पाए। कमिंग बैक टू द सेशन, आज के सेशन से रिलेटेड डाउट्स, क्वेरीज आर वेलकम्ड। आप इनको कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। एंड फॉर एनी अदर काइंड ऑफ डाउट्स एंड क्वेरीज रिगार्डिंग JIB, you can call us on 8146207241 और email us at hello@edutap.co.in। हम मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर एंड बाय बाय।